हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम आर्टिकल राइटिंग का एक सेशन कवर करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं, आर्टिकल राइटिंग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अपने आर्टिकल राइटिंग को कैसे बेहतर करें। देखिए, जब भी स्टूडेंट्स के मन में आर्टिकल राइटिंग की बात होती है तो उनके दिमाग में होता है कि अगर मैं 10 से 12 आर्टिकल्स अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर लूँ तो मेरा काम एग्जाम में हो जाएगा, शायद उनमें से कोई एक आर्टिकल आ जाएगा। और काफ़ी हद तक ये बात सही भी होती है कि एग्जाम में उनमें से कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक भिड़ जाता है और वहाँ पे वो काम हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम में ऐसा आर्टिकल पूछ लिया जाए जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा ही ना हो, फिर आप उसको कैसे डील करेंगे? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका अनुभव ही काम आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। लास्ट ईयर यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2022 के एग्जाम में एक आर्टिकल पूछा गया, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। और ये आर्टिकल शायद ही किसी ने गेस किया होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा, और ये आर्टिकल आपसे लिखने के लिए कहा गया। ये बात अलग है कि इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी थे और वो ऑप्शन शायद आपको इजी पड़ गए होंगे तो आपने उस आर्टिकल को डील कर लिया होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब तीनों ही आर्टिकल्स या जो दो ऑप्शंस में आर्टिकल आपको दिए जाएंगे वो तीनों ही आर्टिकल्स ऐसे हो जाए जो आपने पढ़ा ही ना हो, फिर आप क्या करेंगे? तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस के हेल्प से वहाँ से निकल सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस केवल रीडिंग के थ्रू आ सकता है। और रीडिंग के लिए जरूरी है कि आप 5 से 7 मिनट जरूर रीडिंग कीजिए। जब भी कोई टॉपिक आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट है या कोई न्यूज़ में टॉपिक है या कुछ भी अच्छा है तो आप उसके बारे में रीड जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे वही आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी मैं क्लासेस लेकर आऊँगा आर्टिकल राइटिंग को लेकर वो सब इंपॉर्टेंट होंगी। बट इसके अलावा मैं आपसे एक बात बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जरूर ये काम कीजिए। आर्टिकल राइटिंग को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से बैठकर कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए। और अगर टाइम कम है तो सिर्फ पढ़िए, 5 से 7 मिनट कुछ भी टॉपिक्स के बारे में पढ़िए, वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि वहाँ पे ये मैक्सिमम है जब आपसे 10 नंबर का पूछा जा रहा है। कई सारे क्लासेस में और बोर्ड्स में तो केवल 5 ही नंबर के पूछे जाते हैं आर्टिकल, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको 150 शब्द ही लिखने हैं, यानी कि 100 से 150 शब्द। और 100 to 150 वर्ड्स लिखने का मतलब है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो बहुत आराम से आप 120 वर्ड्स तक लिख ले जाओगे, और तब आसानी से 8 नंबर 9 नंबर गेन कर सकते हो अगर आपकी राइटिंग और जो आपके पॉइंट्स हैं वो अच्छे हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए, ये जो टॉपिक है जो मैं आज आपको इस सेशन में देने वाला हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है कि यूट्यूब पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, इसका वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। इसकी एक वजह ये भी है कि कई बार जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, तो वहाँ से किसी ने भी देखा कि यूपी बोर्ड में लास्ट ईयर ये आर्टिकल आया, उसका आर्टिकल पढ़ा हुआ, वहाँ से वही आर्टिकल उठाया और वहाँ पे आपको दिखा दिया। लेकिन इस पे बनाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से थोड़ा अच्छे से लिखा जाए। इसीलिए शायद किसी ने भी अभी तक, जब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, किसी ने भी इस टॉपिक पे अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक पे आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक ही पेपर उठाया, उसमें पहला आर्टिकल टेररिज्म का था जो मैंने आपको दिया, सेकेंड आर्टिकल मैंने उठाया तो वो मिल गया मुझे हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। शायद वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स जो आप कह सकते हो वो था जो लास्ट ईयर पूछा गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल है डीन सर एकेडमी। टेलीग्राम चैनल है डीन सर एकेडमी। मैं कह रहा हूं कि ये आर्टिकल अगेन इस साल नहीं भी पूछा जाएगा तब भी आपको इस आर्टिकल को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि हेडिंग आप अवॉइड कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि इंट्रोडक्शन, कॉज, रिजल्ट, जो भी लिखना चाहते हैं, लेकिन हेडिंग आप अवॉइड कीजिए आर्टिकल राइटिंग में। हेडिंग आपने ऊपर लिख दिया हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होगा, जिसमें आप लगेगा कि हाँ आप कोई भूमिका बना रहे हो। जैसे ही आप ये मेरी 4-5 लाइन पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। इंडिया हैज अ वेरी ओल्ड, वेरिड एंड रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अगर कला और संस्कृति की बात की जाए तो जो उसकी विरासत है, हेरिटेज है, वो बहुत रिच है। कहाँ पे? भारत में। भारत के पास बहुत ही पुरानी, बहुत ही वैरायटी वाली और बहुत ज़्यादा हेरिटेज है आर्ट और कल्चर के मामले में। एक बात और, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ प्रिजर्व और एक वर्ड होता है कंजर्व, तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा
कि प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को उसके ओरिजिनल स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करना, मतलब उसको टू कीप रिमेन, उसको बनाए रखने की कोशिश करना। और कंजर्व का मतलब होता है उसको खत्म होने से बचाना, उसको नष्ट होने से बचाना, उसको डिके होने से बचाना। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, दोनों लगभग सेम बात है। प्रिजर्व मतलब उसके ओरिजिनल स्टेट में बनाए रखना, तब भी हम उसको संरक्षित रख रहे हैं, और जो कंजर्व है इसका मतलब उसको डिके होने से बचाना, खराब होने से बचाना। तो भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत रिच है आर्ट और कल्चर के मामले में। एवरी कम्युनिटी, आपको पता ही है भारत जो है विविधताओं वाला देश है, वैरायटी वाला देश है, हैज इट्स ओन सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, उसके अपने कस्टम्स हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, विच इट पासेज ऑन टू इट्स यंगर जनरेशन, जो क्या करता है अपने यंगर जनरेशन को पास करता है। कल्चरल हेरिटेज मीन्स द लिगेसी दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। अगर कल्चरल हेरिटेज की बात की जाए, सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है वो धरोहर, वो लिगेसी जो हमने अपने पास्ट से ली है, दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। इट इज द रिफ्लेक्शन, ये एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है ऑफ आवर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पास्ट, एंड वी शुड नॉट लूज इट। और हमें इसे लूज नहीं करना चाहिए, हमें इसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन होता है हमारे पुराने समय के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, या जो भी हमारे कल्चरल पास्ट होते हैं, हिस्टोरिकल पास्ट होते हैं, उनका एक इमेज होता है, उनका एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही आपने 4 से 5 लाइन पढ़ी तो आपको ये बात क्लियर होगी कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जो भी आपका एग्जामिनर होगा जब कॉपी चेक करेगा और जैसे ही 3-4 लाइन इस तरह की पढ़ेगा बहुत वैलिड पॉइंट्स के थ्रू, वो आगे हो सकता है ये समझ जाए कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, और थोड़ी हल्की निगाह से भी पढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या चीजें थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। देखिए, अगर आप इस पे कभी भी आर्टिकल लिखने बैठेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि हमने कम ही लिखा है, मुझे थोड़ा और लिख देना चाहिए, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपको अपनी वो सारी बातें बतानी है जो आप कहना चाहते हो। कल्चरल हेरिटेज की अगर बात की जाए तो ये हमारा नेशनल आइडेंटिटी होता है, एंड वी शुड प्रिजर्व इट, और हमको इसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है, हमारे राष्ट्र का एक पहचान होता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट देयर आर मेनी एजेंसीज फॉर दिस पर्पज, बट आवर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बात सही है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं इस पर्पज के लिए, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद से सोचिए कि क्या आपने कभी सोचा है अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में, उसको बचाने के बारे में। It is our responsibility to aware the people and organize awareness campaign to educate the people about the importance of our cultural heritage. ये हमारी जिम्मेदारी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस टॉपिक को इस पर्पज से भी कराने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था कि जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तो मुझे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं पता चली। अब जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो आपको भी कुछ नया पता चलेगा। फिर जब आप ये सुन लोगे तो आपके दिमाग में एक बात तो जरूर रहेगी कि हमारी कल्चरल हेरिटेज को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और हमें उसे बचाना चाहिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभी हमारी जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, एल्डर्स की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है कि आने वाला जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको अवेयर किया जाए, अवेयर द पीपल एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन, इस तरह के अभियान चलाए जाए लोगों को शिक्षित करने के लिए, बताने के लिए हमारे कल्चरल हेरिटेज के इम्पोर्टेंस के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स, सर्वेज, रिपोर्ट्स एंड हेरिटेज क्लब्स शुड बी सेट अप बाय स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू मेक स्टूडेंट्स एंड यूथ अवेयर ऑफ इट। सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरी है अवेयर करने के लिए तो स्टूडेंट्स और यूथ को अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे यूथ के ऊपर। वी शुड ऑल्सो मेक आवर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सारी बातें बड़े सोच समझ के लिखी गई कि क्या ऐसे कम पॉइंट्स में हम सारी बातें बोल दें। वी शुड ऑल्सो मेक आवर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री सो दैट इट विल नॉट हार्म द मॉन्यूमेंट्स। हमें अपना इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन फ्री बनाना चाहिए ताकि ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को नुकसान न पहुंचाए। वी शुड सेलिब्रेट आवर ईच फेस्टिवल विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली सो दैट द यंग जनरेशन विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर। अब देखिए एक तो पोल्यूशन फ्री है, ये पोल्यूशन की वजह से हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे हमारे हेरिटेज हैं जिनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, बहुत लोग ऐसे हैं जो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बच्चे दूरी रह गए, घर ही नहीं आए,
ठीक, अब वो घर ही नहीं है, उन्होंने कहा फेस्टिवल की क्या वैल्यू है, जो फेस्टिवल की वैल्यू नहीं है तो उनकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो और वैल्यू नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारा कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने जो भी त्यौहार हैं उनको पूरे एनर्जी के साथ अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मनाएं, जिससे जो आने वाली जनरेशन होगी उसके ऊपर ये पूरा इम्पैक्ट जाएगा कि हमारे कल्चरल हेरिटेज का क्या इंपॉर्टेंस है। बुक्स, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस, देखिए केवल मॉन्यूमेंट्स, केवल स्मारक हमारे कल्चरल हेरिटेज में नहीं आएंगे। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो किताबें हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वैदिक काल की किताबें हैं, कितनी पुरानी पुरानी किताबें हैं, कितनी ऐसी धरोहर हैं, या फिर हमारा म्यूजिक है कितना बढ़िया है, ये सब कुछ हमारे कल्चरल हेरिटेज में होगा। एंड इट शुड बी प्रमोटेड, और ये सारी चीजें प्रमोट की जानी चाहिए इन एवरी फॉर्म टू पास द लेगेसी, इस धरोहर को पास करने के लिए। अगर हम इस लेगेसी को पास करना चाह रहे हैं तो हर तरीके से, हर फॉर्म में ये सारी चीजें प्रमोट की जानी चाहिए। अब देखिए मात्र इतने छोटे से पैराग्राफ में मैंने वो सारी बातें जोड़ने की कोशिश की है जो आपको कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बोलना चाहिए कि भाई देखिए हमें ये सारी चीज़ें प्रमोट भी करनी चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, कुछ जो है मीटिंग्स और ये रिपोर्ट्स और सर्वे इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और यूथ को और जो ये अभी यंग जनरेशन है उसको अवेयर करना, कैंपेन बनाना, इस तरह की चीज़ें जरूर की जानी चाहिए। आगे थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट में हम देखेंगे छोटा सा कि इंडिया क्या है, बहुत ही ओल्ड कंट्री है। इंडिया इज अ वेरी ओल्ड कंट्री। वी आर फॉर्चुनेट इनफ, और हम बहुत भाग्यशाली हैं टू हैव अ ब्यूटीफुल हेरिटेज, कि हमें इतना सुंदर हेरिटेज मिला है, विरासत मिला है। वी आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग इट सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन सी एंड एक्सपीरियंस इट एज वेल। और हम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग इट, इसको संरक्षित करने के लिए, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन सी एंड एक्सपीरियंस इट एज वेल, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो उसको देख सके, उसको एक्सपीरियंस कर सके। वी शुड गिव वैल्यू टू आवर कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्व देम ब्यूटिफुली फॉर आवर जनरेशन। यहाँ पे इसको इट कर लीजिएगा क्योंकि मैं केवल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको सिंगुलर मानते हुए इट कर लीजिएगा। वी शुड गिव वैल्यू टू आवर कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्व इट ब्यूटिफुली फॉर आवर कमिंग जनरेशंस। आने वाली जनरेशंस के लिए ब्यूटीफुली हमें उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो इसका लाभ उठा सके, हमारी संस्कृति के बारे में समझ सके, हमारा पास्ट कैसा था उससे अपने आप को जोड़ सके। वरना आने वाला टाइम तो इतना मॉडर्न हो जाएगा कि वो इसके बारे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर कह देता हूँ कि आर्टिकल राइटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल की रीडिंग। जितने आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, जितना आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, ये आर्टिकल आप सिर्फ इस पर्पज़ से पढ़ो कि कभी फ्यूचर में शायद ऐसा आर्टिकल काम आ जाए या इससे रिलेटेड कुछ आए तो मैं वहाँ पे बोल पाऊँ या बता पाऊँ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।